नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में वोटर लिस्ट के साथ जो हो रहा है उसे लेकर एनडीए के भीतर भी विरोध भड़क गया है। बिहार की सरकार ने जिस तरह चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया, लगता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ऐसा करने के मूड में नहीं है। 15 जुलाई को टीडीपी के सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर कई सारे सुझाव दिए हैं। सारे सुझाव चुनाव आयोग के अब तक के दावों और बीजेपी की चुप्पियों पर गहरा सवाल खड़े करते हैं। नायडू ने कह दिया है कि वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण के काम का संबंध नागरिकता से नहीं होना चाहिए। इसी बुनियाद पर बिहार में यह काम चल रहा है कि नागरिकता की जांच होनी चाहिए और नायडू ने उसी का विरोध कर दिया है। अपने सुझावों में टीडीपी ने साफ साफ लिख दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का संबंध नागरिकता की पहचान के अभियान से नहीं होना चाहिए। इस अभियान को नागरिकता सत्यापन से अलग रखा जाए और यह स्पष्ट किया जाए। यह भी कहा कि एक वोटर का नाम सूची में शामिल होना चाहिए या नहीं, इसे साबित करने की जिम्मेदारी वोटर की नहीं होनी चाहिए, आयोग की होनी चाहिए। अगर मतदाता का नाम सबसे ताजा सूची में शामिल है तो मतदाता पंजीकरण अधिकारी ईआरओ या आपत्ति करने वाले को यह साबित करना चाहिए कि मतदाता का नाम सूची में शामिल क्यों नहीं है। जिन मतदाताओं का नाम सबसे ताजा मतदाता सूची में शामिल है, उन्हें अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं। सिर्फ उसी सूरत में यह मांग की जानी चाहिए जब इसके ठोस और प्रमाणिक कारण दर्ज हों। यह सुझाव है, लेकिन एक तरह से टीडीपी ने चुनाव आयोग के सामने उसे ही आईना दिखा दिया और उसके तमाम दावों पर सवाल उठा दिया, क्योंकि टीडीपी ने कहा है कि किसी तीसरी पार्टी जैसे सीएजी से सालाना ऑडिट करवाकर मतदाता सूची में गड़बड़ियों की पहचान कराई जानी चाहिए। टीडीपी ने चुनाव आयोग के सामने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यह सवाल भरोसे से जुड़ता है। सीएजी से ऑडिट करने की मांग कर दी। क्या अब भी चुनाव आयोग बिहार में कराए जा रहे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का नैतिक रूप से बचाव कर सकता है? टीडीपी ने इस पूरे अभियान से विश्वास और नैतिकता की चादर हटा दी है। आयोग के काम की ऑडिट सीएजी जैसी संस्थाओं से कराने की मांग कर दी है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। क्या इन्हें, इनकी पार्टी को एक भी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही? कुछ भी आशंकाएं नजर नहीं आती हैं? आपने नोट किया है कि इतना बड़ा अभियान बिहार में चल रहा है। क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जदयू के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के समर्थकों को, जदयू के समर्थकों को कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही? इन दलों के नेता क्यों चुप रह गए? किसके दबाव में चुप हैं? नायडू ने बोलने की हिम्मत दिखा दी और अपने सुझावों से सारे अभियान की हवा निकाल दी है और तमाम दावों पर उनके सुझाव भारी सवाल खड़े कर रहे हैं। टीडीपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम होना चाहिए, लेकिन इसका संबंध नागरिकता से ना हो। यही नहीं, गांव के लोगों के पास कई जरूरी दस्तावेज नहीं होते हैं, जैसे पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सवालों को क्यों नहीं उठाया? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कह रही है अगर आंध्र प्रदेश में 2029 के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण होना है तो अभी से शुरू हो जाना चाहिए, ताकि वोटर को पर्याप्त समय मिले। तब फिर बिहार में इसे क्यों 3 महीने के भीतर किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के वोटर को 1 साल 2 साल मिले और बिहार के वोटर को फॉर्म भरने के लिए 1 महीना। क्या यह कहीं से उचित है? क्या यह कहीं से लेवल प्लेइंग फील्ड है? यह बहुत बड़ी बात है। टीडीपी ने कह दी है, यह साफ किया जाना चाहिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान नागरिकता सत्यापन से एक अलग प्रक्रिया है और किसी बड़े चुनाव से 6 महीना पहले हो जाना चाहिए। तो अब क्या बचता है? सारी दलील ध्वस्त हो गई। क्या अब भी चुनाव आयोग अपने कदम को वाजिब ठहराएगा? मोदी सरकार चुप रहेगी? क्या इस पर इसकी कोई राय नहीं होगी? क्या बीजेपी अब बोलेगी कि टीडीपी की राय से वो अलग सोचती है या नहीं? बीजेपी तो विदेशी वोटर ढूंढने के नाम पर बिहार में बचाव कर रही थी और टीडीपी ने कह दिया नागरिकता सत्यापन से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। विपक्ष भी यही बात कह रहा है, मगर आयोग नहीं सुन रहा। आयोग के 14 जुलाई के प्रेस नोट में लिखा है कि 17 लाख से अधिक वोटर स्थायी रूप से बिहार से बाहर रहते हैं। इतनी जल्दी फॉर्म को प्रोसेस कर यह संख्या निकाल ली गई कि स्थायी रूप से कितने बिहारी बाहर रहते हैं। तो फिर यह भी बता दीजिए कितने वोटर को दूसरा फॉर्म नहीं मिला है, वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं, जिसे लेकर इतने सवाल उठे हैं। 2 दिन पहले तक चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई गई और छपी भी कि बीएलओ को बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग बड़ी संख्या में मिल रहे हैं।
तो इसका जिक्र अभी तक किसी आधिकारिक प्रेस नोट में क्यों नहीं आया? 14 जुलाई के प्रेस नोट में यह भी बता देते, जब कई कैटेगरी की संख्या बता रहे थे तो बता देते कि कितने विदेशी मिले हैं। कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि 35 लाख से अधिक वोटर के नाम कट जाएंगे? यह खबर कैसे छप गई? चुनाव आयोग ने तो अपने प्रेस नोट में यही लिखा है कि इतने प्रतिशत वोटर मृत पाए गए हैं, इतने प्रतिशत स्थायी रूप से बाहर रहने वाले पाए गए हैं। आयोग ने कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा कि इनका नाम कटना तय है। आयोग ने 3 कैटेगरी का प्रतिशत बताया। नाम कटेंगे तो उसी के आधार पर, लेकिन नाम काटने का चरण तो अभी शुरू नहीं हुआ है। यह चरण तो फॉर्म भरने का है। अभी से खबर कैसे छप रही है कि 35 लाख से अधिक वोटर का नाम कटना तय है? क्या अभी से माहौल बनाया जा रहा है? लोगों को इन खबरों के हवाले से तैयार किया जा रहा है? आयोग की खबर से मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन एकदम तय हो गया नाम कटना, क्या ऐसा कहना सही होगा? तो आयोग को सामने आकर कहना चाहिए। दिक्कत है कि इतने दिन हो गए, इतने सवाल उठ गए, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 10 जुलाई की बहस में जस्टिस जॉयमाला बागची ने चुनाव आयोग के वकील से सवाल पूछा था, हो सकता है किसी का नाम ड्राफ्ट की सूची में आए ही नहीं, फिर वो क्या करेगा? इस पर आयोग के वकील ने कहा यह मुमकिन ही नहीं है। यहां फिर से कहना चाहता हूं, टीडीपी ने सुझाव दिया है अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आती है तो उसकी ऑडिट सीएजी जैसी संस्था से करानी चाहिए। एक हिसाब दिया जा रहा है, 243 विधानसभा के हिसाब से देखें तो हर सीट पर 35 लाख वोटर अगर कटते हैं तो हर सीट पर औसतन 14,000 से अधिक वोट कम हो जाएंगे। हो सकता है किसी सीट पर इससे कम या ज्यादा भी हो। तेजस्वी यादव का कहना है 2020 के चुनाव में 35 सीटों पर हार जीत का अंतर 3,000 वोटों से कम था। तो क्या इस तरह की सीटों पर वोटों का हिसाब किताब बदल सकता है? फिर यानी 2020 में देखिएगा वो आंकड़ा, तो 35 सीटों का जो रिजल्ट है वो 3,000 के अंतर्गत है। जो 3,000 से जो हम लोग हारे हैं सीटें, वैसी 35 सीटें हैं, और 5,000 से जो हारे हैं वैसे 52 सीट्स हैं। जनवरी में बिहार के निर्वाचन पदाधिकारी ने जो जानकारी दी उसमें 3 ही कैटेगरी थी, मृत, डुप्लीकेट और तीसरी स्थानांतरित, शिफ्टेड। लेकिन बाहर रहने वालों में स्थायी और अस्थायी के आधार पर कोई अंतर नहीं किया गया था, मगर इस बार किया गया है। इस बार दोनों में क्यों इस तरह का अंतर किया जा रहा है साफ नहीं। इस फॉर्म में तो जो अभी भरा जा रहा है, इसके कॉलम 8 में निवास के पते के लिए किसी एक दस्तावेज की मांग की गई है। अगर आप किसी पते पर कम से कम 1 साल से रह रहे हैं तो पानी, बिजली, गैस का कनेक्शन दें, आधार कार्ड, पासबुक दें, राष्ट्रीय बैंक, अनुसूचित बैंक, डाकघर की वर्तमान पासबुक दें, भूमि स्वामित्व अभिलेख और किसान बही में से कोई एक दें, किराया पट्टा और विक्रय विलेख दें। ध्यान से देखिए, इस फॉर्म में भी स्थायी और अस्थायी में अंतर को स्पष्ट नहीं किया गया है, ना ही इन 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसी फॉर्म में नीचे एक और कॉलम है। इसमें वोटर को यह घोषणा करनी है कि जिस स्थान का पता दिया गया है वह वहां मामूली तौर से निवासी है, यानी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। कब से निवास कर रहे हैं इसकी तारीख भी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई है, 25 जुलाई को फॉर्म भरने का काम पूरा होगा। इतने कम समय में बता देना 12 लाख से अधिक वोटर की मृत्यु हो गई, क्या इसका सत्यापन कर लिया गया है? हम इस बात को फिर से दोहराना चाहते हैं। बिहार में बीएलओ को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ता, नेता, समर्थकों को यह सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? क्या जब किसी का वोट का अधिकार लिया जाएगा, छीना जाएगा, तो क्या ये दल चुप रह जाएंगे? क्या इन्हें इसमें अपना फायदा दिख रहा है? क्या आपने बीजेपी और जेडीयू की तरफ से एक भी आपत्ति सार्वजनिक रूप से सुनी है? उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे। टीडीपी ने जो कहा है अब उसका क्या जवाब है, यह भी देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।